हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज की कहानी एक ऐसी एयरपोर्ट रॉबरी के बारे में है जहां चोर दिन दहाड़े मायामी एयरपोर्ट के कैश वेयरहाउस में घुसे और महज कुछ ही मिनटों के अंदर $10 मिलियन यानी लगभग 84 करोड़ रुपए चुरा ले गए। सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि वो चोरों का गैंग जब इस चोरी को अंजाम दे रहा था तब इस कैश वेयरहाउस से महज थोड़ी दूर पर ही पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग कर रही थी और उन्हें इस चोरी की भनक तक नहीं लगी। इस लूट को इतनी सफाई से अंजाम दिया गया कि ना तो इस दौरान कोई गोली चली और ना ही कोई अलार्म बजा और चोर देखते ही देखते इन सभी वर्कर्स की नज़रों के सामने से गायब हो गए। हालांकि एक परफेक्ट और कामयाब चोरी साबित हुई और ये चोर कभी पुलिस के हाथ नहीं लगते, मगर इस गैंग के एक मेंबर की बेवकूफ़ी की वजह से पूरी गैंग पुलिस के हाथ लग गई। कहानी शुरू होती है अप्रैल सन 2005 से, जब इस कहानी के मास्टरमाइंड कार्ल मॉन्जर के नंबर पर एक कॉल आता है, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। कार्ल एक 32 साल का शख्स था जो नॉर्थ अमेरिका की कंट्री क्यूबा का रहने वाला था और अच्छे रोजगार की तलाश में वो फ्लोरिडा के शहर मायामी आकर बस गया था, जहां वो एक बहुत शांत और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। हालांकि क्यूबा में भी उसने कई काम किए, मगर वहां उसे अपनी मेहनत के हिसाब से ना तो सही फल मिल रहा था और ना ही कामयाबी, और इसी वजह से वो अपने बड़े सपनों को लेकर मायामी में आकर बस गया था। बहरहाल कार्ल को जिस शख्स ने कॉल किया था वो उसके बचपन का दोस्त और पड़ोसी था, जिसका नाम था ओनेलियो डाइस। ओनेलियो मायामी एयरपोर्ट के उसी वेयरहाउस में सिक्योरिटी गार्ड्स का सुपरवाइजर था, जहां से ये सारा कैश होकर गुजरता था और प्लेन में लोड होता था। ओनेलियो कार्ल को कॉल पर बताता है कि वो रोज़ $100 मिलियन से ज़्यादा कैश वेयरहाउस में इधर से उधर ले जाता है। ये सारा कैश जर्मनी के कॉमर्स बैंक से लुफ्तांसा एयरलाइंस के जरिए मायामी एयरपोर्ट पर आता है, जहां ओनेलियो अपने गार्ड्स की टीम के साथ ये सारा कैश एक वेयरहाउस में ट्रांसफ़र करता है और फिर ये सारा कैश कस्टम में चेक होने के लिए चला जाता है। कस्टम्स में चेकिंग के दौरान गार्ड्स इन सभी कैश से भरे बैग्स को बहुत बारीकी से चेक करते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन बैग्स को किसी ने छुआ तो नहीं है, और फिर इन बैग्स को हाई सिक्योरिटी ट्रक्स में रखकर मायामी ब्रांच की फेडरल रिजर्व भेज दिया जाता है। हालांकि ये ब्रांच एयरपोर्ट से महज 6 किलोमीटर ही दूर थी, मगर इसी दौरान ओनेलियो की नज़र सिक्योरिटी से जुड़ी एक कमी को पकड़ लेती है। ओनेलियो देखता है कि जिस कार्गो टर्मिनल में सारा कैश आता है वहाँ गार्ड्स अक्सर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर कार्गो टर्मिनल के दरवाजे अक्सर कैश लाने ले जाने के बाद लापरवाही में खुले छोड़ दिए जाते हैं और उनकी यही लापरवाही आगे चलकर उन्हें बहुत भारी पड़ी। इस वेयरहाउस में जहां ये सारा कैश रखा जाता था वहां एक दरवाज़ा था जो सीधा सड़क की तरफ खुलता था, और ये देखते ही ओनेलियो के दिमाग में चोरी का वो आइडिया आया जिसकी वजह से मायामी एयरपोर्ट से $10 मिलियन दिन दहाड़े गायब हो गए। हालांकि इस चोरियों में ओनेलियो का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि उसका नाम इस चोरी में आए, और इसीलिए वो एक ऐसे शख्स की तलाश में लग जाता है जिस पर वो भरोसा कर सके और ये शख्स चोरी को बखूबी अंजाम दे सके। ओनेलियो अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसके दिमाग में कार्ल का नाम आता है। ओनेलियो जानता था कि कार्ल को पैसों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वो एक बच्चा गोद लेना चाहता था और अमेरिका में बच्चा गोद लेने का प्रोसेस काफ़ी महंगा होता है। हालांकि कार्ल इतने पैसे तो कमा ले रहा था कि वो अपने और अपनी बीवी का अच्छी तरह ख्याल रख सके, मगर उसकी ज़िंदगी में एक औलाद की कमी थी जिसकी वजह से वो और उसकी बीवी हमेशा उदास रहते थे। कार्ल की शादी सन 1992 में सिनेमन नाम की एक लड़की से हुई थी, मगर कई साल तक उनके घर कोई बच्चा नहीं हुआ और इसीलिए उन दोनों ने फैसला किया था कि वो एक बच्चा गोद लेंगे ताकि उन्हें माँ बाप बनने का सुख मिल सके। फ़ोन कॉल पर ओनेलियो जब कार्ल को इस चोरी के प्लान के बारे में बताता है तब कार्ल सोच और कश्मकश में पड़ जाता है, मगर चूंकि उसे बच्चा गोद लेने के लिए पैसों की ज़रूरत थी और वो अपने परिवार में खुशियां लाना चाहता था, इसलिए वो ओनेलियो के इस प्लान के लिए फ़ौरन राज़ी हो जाता है। कार्ल इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उसका ये फैसला हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी बदलने वाला है। हालांकि कार्ल ने कभी क्राइम नहीं किया था, मगर इसके बावजूद भी उसे क्राइम मूवीज़ और क्राइम शोज़ में काफ़ी दिलचस्पी थी और वो अक्सर इन शोज़ को बड़े गौर से देखता था ताकि वो इसमें होने वाले क्राइम्स और इससे बचने के तरीक़ों के बारे में जान सके, और यहीं से उसके हाथ वो तरीका लगा जिसकी वजह से वो अमेरिका की सबसे बड़ी एयरपोर्ट रॉबरी को अंजाम देने में कामयाब हुआ। कार्ल यूनाइटेड रेंटल्स नाम की एक कंपनी के लिए ट्रक चलाता था, जहां वो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली मशीन्स को एक साइड से दूसरी साइड लाने ले जाने का काम करता था, और यही वो वजह थी कि उसका ज़्यादातर वक्त ट्रक चलाने में ही गुजरता था। हालांकि कार्ल के लिए एक बोरिंग जॉब थी, मगर इसी काम की वजह से उसका घर चल रहा था, और जब ओनेलियो से इस चोरी के प्लान के बारे में बताया तब कार्ल को लगने लगता है कि ये प्लान बहुत आसान है और उसे इसमें कुछ गड़बड़ी होने का शक होने लगता है। बहरहाल सारे रिस्क और सारी परेशानियां समझने के बाद कार्ल आखिरकार फैसला करता है कि वो इस लूट को अंजाम देकर ही रहेगा और साथ ही साथ अपनी तैयारी भी शुरू कर देता है। कार्ल ये बहुत अच्छी तरह जानता था कि उसे हर एक कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा, और इसीलिए वो फैसला करता है कि वो सबसे पहले कार्गो टर्मिनल और वहाँ की सिक्योरिटी के हर पहलू को बारीकी से समझेगा।
अपने इस प्लान को आगे बढ़ाते हुए काल मायामी हिल्टन होटल में एक रूम बुक करता है, क्योंकि ये होटल बिल्कुल मायामी एयरपोर्ट के सामने था और जो रूम काल ने बुक किया था वहाँ से एयरपोर्ट का कार्गो टर्मिनल साफ दिखाई दे रहा था। अब काल अपने इस रूम से दूरबीन की मदद से इस वेयरहाउस पर नज़र रखने लगा और उसका पूरा ध्यान इसी बात पर था कि पूरे दिन के दौरान इस कार्गो टर्मिनल में क्या क्या होता है और वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो गार्ड्स काम के दौरान करते हैं। इस रूम से काल वो वेयरहाउस साफ तौर पर देख पा रहा था जहां सारा कैश रखा जाता था और यहीं से वो अपने प्लान को आगे बढ़ाने की शुरुआत करता है। धीरे धीरे उसे गार्ड्स की टाइमिंग, वेयरहाउस में काम करने का पैटर्न और सिक्योरिटी प्रोसीजर समझ आने लगते हैं, जिससे वो स्टोरी को अंजाम देने के करीब पहुंचता जा रहा था। काल को वेयरहाउस पर नजर रखे अभी कुछ ही दिन हुए थे कि तभी वेयरहाउस से कुछ दूरी पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ ट्रक्स वहां खड़े कर दिए जाते हैं और काल, जिसका रूम एयरपोर्ट की ईस्ट में था, इन ट्रक्स की आड़ होने की वजह से अब वो साफ तौर पर ये नहीं देख पा रहा था कि वेयरहाउस के अंदर क्या चल रहा है। हालांकि वो थोड़ा बहुत तो देख पा रहा था, मगर उसे वेयरहाउस में होने वाली बारीक डिटेल्स के बारे में नहीं पता चल पा रहा था और इसीलिए वो उसी हफ्ते अपने रूम की दूसरी साइड यानी वेस्ट साइड में दूसरा रूम रेंट पर ले लेता है। काल का मानना था कि इस रूम से वो वेयरहाउस और गार्ड्स को बेहतर ढंग से देख पाएगा और उसका यह अंदाज़ा बिल्कुल सही साबित हुआ। अब काल आने वाले कई हफ्तों तक इस रूम से वेयरहाउस में होने वाली हर एक्टिविटी पर बारीकी से नज़र रख रहा था, मगर इसी दौरान उसके दिमाग में एक सवाल आता है जिसने उसे कुछ परेशान करके रख दिया। काल को लगने लगता है कि हो सकता है कि इन बैग्स में कैश ना हो और ये लोगों को भड़काने के लिए सिर्फ एक ट्रिक हो, जबकि सारा कैश कहीं और रखा हुआ हो सकता है। और यही वो वजह थी कि वो जॉब मांगने के बहाने से 2 बार वेयरहाउस तक गया और वहाँ जो उसने देखा उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। काल ने देखा कि उस वेयरहाउस में बहुत सारे बैग्स थे जो पूरी तरह कैश से भरे हुए थे और ये देखकर उसे यकीन हो जाता है कि ओनेलियो ने उसे जो भी बताया वो सब कुछ सच था और उसका इस चोरी को अंजाम देने का इरादा अब और भी पक्का हो चुका था। अब काल वेयरहाउस के करीब एक ऐसी जगह की तलाश में लग जाता है जहां सीसीटीवी कैमरास ना हो और वहां वो उन कार्स को छुपा सके जिसमें बैठकर वो लोग वहां से भागने वाले थे। जिन 2 कार्स में बैठकर वो लोग भागने वाले थे वो कार्स भी काल ने पहले ही जैक्सनविल फ्लोरिडा से चुरा ली थी और फिर अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इन दोनों कार्स को मायामी ले आया और इन्हें एक वेयरहाउस में छुपा दिया ताकि वक्त आने पर वो इनका इस्तेमाल कर सके। अपने प्लान के मुताबिक काल हर चीज़ को एक एक करके लाइन अप करता जा रहा था और साथ ही साथ उसे ये भी लगने लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब उसके पास इतने पैसे होंगे कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी शान से जी सके। हालांकि काल ने वेयरहाउस पर नज़र रखकर ये कंफर्म कर लिया था कि अंदर बहुत सारा कैश है और चोरी के बाद भागने के लिए गाड़ियों का भी इंतज़ाम कर लिया था, मगर सबसे ज़रूरी काम जो अब उसके सामने बाकी था वो था एक टीम तैयार करना जो इस चोरी में उसकी मदद कर सके। अब काल एक एक करके अपनी एक गैंग बनाना शुरू करता है जिसमें वो ऐसे लोगों को शामिल कर रहा था जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हो और उन्होंने पहले भी किसी चोरी को अंजाम दिया हो। काल ने सबसे पहले जिस शख्स को गैंग में शामिल किया वो उसी का अंकल था जिसका नाम था कॉनराडो परेरा। हालांकि कॉनराडो के नाम कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, मगर वो इस चोरी के पैसों से एक नई शुरुआत करना चाहता था और अपना एक लीगल बिजनेस खोलना चाहता था, इसलिए वो काल के प्लान में शामिल हो गया। दूसरा शख्स जो इस प्लान में शामिल हुआ वो था जेफरी बोटराइट, जो काल का साला था और साथ ही साथ ड्रग्स का आदी भी। और आगे चलकर इसी शख्स की वजह से ये कहानी वो मोड़ लेती है जिसकी वजह से ये पूरा गैंग पकड़ा गया। गैंग में शामिल होने वाला तीसरा और आखिरी शख्स का नाम था रॉबर्टो पेरेज, जो काल के साथ काम करता था और पैसों की तंगी की वजह से वो उसके साथ देने के लिए तैयार हो गया। इन सारी तैयारियों के बीच काल की बीवी सिनेमन प्रेग्नेंट हो जाती है और काल उसे किसी भी तरह का सदमा पहुंचाना नहीं चाहता था, इसलिए वो चोरी वाली बात अपनी बीवी से छुपा लेता है। हालांकि काल ये चोरी उन पैसों के लिए करने वाला था जो उसे बच्चा अडॉप्ट करने के लिए चाहिए थे और चूंकि उसकी बीवी अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी जिसकी वजह से वो बहुत खुश था और इस चोरी को ना करने के बारे में सोच रहा था। मगर चोरी से 2 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी दुनिया ही बदल कर रख दी और उसने फैसला किया कि वो इस चोरी को अंजाम देकर ही रहेगा। काल की बीवी सिनेमन को अचानक हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहां प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से उन्हें अपने होने वाले बच्चे को खोना पड़ता है और इस हादसे ने काल और उसकी बीवी को हिला कर रख दिया। अब काल बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा और साथ ही साथ उसके अंदर एक गुस्सापन अपने लगा जो उसे इस चोरी को करने की तरफ ढकेल रहा था। अब काल ये चोरी महज पैसों के लिए नहीं करने वाला था, बल्कि उसका मानना था कि इन चोरी के पैसों से वो एक बच्चा अडॉप्ट करेगा और अपनी फैमिली के लिए हर वो खुशी खरीदेगा जिसकी उन्हें ज़रूरत है। बहरहाल वो दिन भी आ जाता है जब काल को इस चोरी को अंजाम देना था और 6 नवंबर सन 2005 को ओनेलियो काल को कॉल करके ये बताता है कि लुफ्तांसा एयरलाइंस का प्लेन पैसे लेकर लैंड कर चुका है और पैसों से भरे सारे बैग्स वेयरहाउस से जाने के लिए तैयार हैं। इस कॉल के बाद काल फौरन अपनी छुपाई हुई कार्स निकालता है जिसमें वो और उसकी गैंग के लोग बैठते हैं और वो सब इस एयरपोर्ट रॉबरी को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। इसी दौरान ओनेलियो अपने गार्ड्स की टीम के साथ ये सारा कैश कस्टम्स के लिए लेकर निकल जाता है ताकि इसका इंस्पेक्शन हो सके।
चूँकि इंस्पेक्शन के दौरान ये सारा कैश चेक करने के बाद उसी वेयरहाउस में छोड़ दिया जाता था जहां गार्ड्स अक्सर अपने काम में लापरवाही करते थे और यहां का गेट भी खुला रहता था और कार्ल और उसकी गैंग के लिए यही वो मौका था जब वो इन कैश से भरे बैग्स को यहां से लूट सकते थे। अपनी इस चोरी को अंजाम देने के लिए कार्ल ने सभी गैंग मेंबर्स को अलग अलग काम बांट दिए थे, जिसमें रॉबर्टो का काम था कि वो चोरी के दौरान बाहर खड़े होकर किसी भी आने वाले खतरे पर नजर रख सके। कार्ल के साले जेफरी का काम था कि वो कार चलाएगा और वेयरहाउस के बाहर उनका इंतजार करेगा ताकि चोरी के बाद वो उन्हें लेकर गाड़ी में भाग सके। और कार्ल और उसके अंकल पेरेना ने यह तय किया था कि वो वेयरहाउस के अंदर जाकर इस लूट को अंजाम देंगे और कैश से भरे सारे बैग्स लेकर यहाँ से फरार हो जाएंगे। हालांकि कार्ल ने एक बेहतरीन और परफेक्ट प्लानिंग की थी, मगर इसके बावजूद भी वो घबरा रहा था क्योंकि वो उसकी पहली चोरी थी और उसे बार बार यही डर सता रहा था कि उसकी एक गलती उसे जेल पहुंचा सकती है। बहरहाल कार्ल और उसकी गैंग अभी वेयरहाउस पहुंच ही रहे थे कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देख उनके पैरों तले ज़मीन सरक गई। कार्ल देखता है कि कस्टम पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए उन्हें ओवरटेक करती हैं और सीधे उस वेयरहाउस की तरफ बढ़ जाती हैं जहां वो लोग इस लूट को अंजाम देने वाले थे। ये देखते ही कार्ल का साला जेफरी कार की स्पीड को स्लो कर देता है ताकि वो ये देख सके कि आखिर हो क्या रहा है, और फिर कार को एक किनारे पार्क करके वो लोग पुलिस के जाने का इंतज़ार करने लगते हैं। पुलिस के वहाँ मौजूद होने की वजह से वो सभी बहुत घबरा गए थे और डर की वजह से कांप रहे थे और उनमें ये बातें होने लगती हैं कि वो इस चोरी को अंजाम नहीं देंगे। मगर कार्ल इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था और वो अपने साथियों से कहता है कि वो प्लान के साथ रहें और वो इस चोरी को आज ही अंजाम देंगे। जहाँ उन्हें ये लग रहा था कि पुलिस के होने से उन्हें चोरी करने में परेशानी होगी, वहीं पुलिस की मौजूदगी से उल्टा उनका काम और आसान हो गया और ये आपको आगे की कहानी में पता चलेगा। अब तक दोपहर के 3 बज चुके थे और ये सारा कैश इंस्पेक्शन के बाद ट्रक्स में लोड होना शुरू हो चुका था और ये कार्ल के लिए बेहतरीन मौका था इस कैश को लूटने का। पुलिस की कार भी सायरन बजाते हुए वेयरहाउस के पास थोड़ी देर के लिए रुकी और पेट्रोलिंग के लिए निकल गई, जिससे वेयरहाउस के अंदर मौजूद गार्ड्स बेफिक्र हो गए। और यही वो वक्त था जब कार्ल और उसके अंकल पेरेरा वेयरहाउस के अंदर घुसने का फैसला करते हैं। वो दोनों अपने चेहरों पर मास्क पहनते हैं ताकि वो अपने चेहरों को छुपा सकें और कार से उतरकर सीधे वेयरहाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस वेयरहाउस का दरवाज़ा पूरी तरह खुला हुआ था, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत आसानी से वेयरहाउस के अंदर चले गए और उनके सामने वही नज़ारा था जैसा ओनेलियो ने उन्हें बताया था। इस पूरे वेयरहाउस में जगह जगह कैश प्लास्टिक की पन्नियों में पैक पड़ा था, जिसे देख कार्ल और पेरेरा की आंखों में एक चमक आ गई। उधर गेट पर एंट्री के पास गार्ड्स का एक ग्रुप जिसमें ओनेलियो भी शामिल था, वो सभी कैश से भरे बैग्स को अलग अलग कर रहे थे ताकि इन बैग्स को अलग अलग ट्रक्स में लोड किया जा सके। ओनेलियो ने सभी गार्ड्स को खासकर इसी वक्त काम में इसलिए लगाया ताकि उनका ध्यान बट जाए और कार्ल और पेरेरा आसानी से वेयरहाउस के अंदर घुस पाएं। इस वक्त पूरे वेयरहाउस में कुल 44 बैग्स थे, जिसमें हर बैग में $2 मिलियन, पूरे वेयरहाउस में $88 मिलियन यानी 730 करोड़ रुपए मौजूद थे। ये देखते ही कार्ल और पेरेरा फौरन अपनी गन्स निकालते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं कि सभी गार्ड्स अपनी अपनी गन्स ज़मीन पर रख दें और हाथ ऊपर करके घुटनों के बल बैठ जाएं। कार्ल को जब इस बात का यकीन हो जाता है कि सभी गार्ड्स सरेंडर कर चुके हैं, तब वो और पेरेरा महज 6 बैग्स को अपना टारगेट बनाते हैं और इन बैग्स को ले जाकर वेयरहाउस के दरवाजे पर रखने लगते हैं। इसी दौरान जेफरी कार को बिल्कुल वेयरहाउस के दरवाजे के बाहर लाकर खड़ा कर देता है और कार्ल और पेरेरा जल्दी जल्दी इन बैग्स को कार में रखने लगते हैं, मगर जल्दी जल्दी में एक बैग उनके हाथ से छूट गया। कार्ल ये जानता था कि अगर वो इस छूटे हुए बैग को दोबारा लेने जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा और इसीलिए वो लोग इन 5 बैग्स को कार में रखते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। इस पूरी चोरी में ना तो कोई गोली चली और ना ही कोई घायल हुआ और वो लोग $10 मिलियन इस लूट में उड़ा ले गए। हालांकि इस पूरी लूट को बहुत सफाई और बहुत आसानी से अंजाम दिया गया, मगर इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होने लगीं जिसकी वजह से सभी चोर एक एक करके पुलिस के हाथ लगते चले गए। चोरी को अंजाम देने के बाद कार्ल और उसकी गैंग उस जगह पहुंचते हैं जो उनके प्लान के हिसाब से तय हुई थी और वहां पहुंचते ही वो इस सारे कैश को कार से निकालकर प्लास्टिक बैग्स में पैक करना शुरू कर देते हैं। सारा कैश बैग्स से निकालने के बाद कार्ल सभी बैग्स को बहुत बारीकी से चेक करता है ताकि वो ये पता लगा सके कि इन बैग्स में कोई ट्रैकिंग डिवाइस तो नहीं है, क्योंकि उसे डर था कि इन ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से पुलिस उन तक पहुँच सकती है। बहरहाल कार्ल को बैग्स में कोई ट्रैकिंग डिवाइस नहीं मिलता और वो लोग सारे कैश को प्लास्टिक बैग्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सारा कैश पैक होने के बाद इस बार वो लोग कार्ल की पर्सनल कार का इस्तेमाल करते हैं और सारा कैश इसमें रखकर इस कार को 8 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर पार्क कर देते हैं। उधर कार्ल का साला जेफरी चोरी में इस्तेमाल हुई दोनों गाड़ियों को आग लगाकर डिस्पोज कर देता है ताकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत किसी के हाथ न लगे। कार्ल ने क्राइम शोज में देखा था कि क्राइम करने वाला अक्सर अपने डीएनए या फिंगरप्रिंट्स की वजह से पकड़ा जाता है और इसीलिए उसने जेफरी से कहकर दोनों गाड़ियों को आग लगवा दी ताकि उनके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए फोरेंसिक्स के हाथ न लगें। इसी दौरान वेयरहाउस में मौजूद गार्ड्स इस लूट की खबर एफबीआई को दे देते हैं, जिसके बाद एफबीआई इन चोरों के सर पर इनाम रख देती है।
FBI का कहना था कि जो भी शख्स इन चोरों की पहचान बताएगा उसे काफ़ी बड़ा इनाम दिया जाएगा और इसी वजह से कार्ल और उसकी गैंग पर पकड़े जाने का खतरा मंडराने लगा। कार्ल और उसकी गैंग अब ये सारा कैश लेकर अपने सेफ हाउस पहुंच चुके थे, जहां वो इस लूट में चुराई गई रकम की गिनती शुरू करते हैं और इसे आपस में बांट लेते हैं। चूँकि ये सारा प्लान कार्ल का था, इसलिए लूटी गई रकम का सबसे बड़ा हिस्सा उसे गया, जो था $4 मिलियन, और बाकी बचा $6 मिलियन बाकी 3 लोगों में बढ़ गया। कार्ल को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि वो इस चोरी में इतनी बड़ी रकम लूट लेगा, और वो भी महज कुछ ही मिनटों में, जिस पर यकीन करना किसी के लिए भी मुश्किल था। सबका हिस्सा बंटने के बाद कार्ल सभी से ये कहता है कि कोई भी इन पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह पर खर्च नहीं करेगा, ताकि किसी को उन पर कोई शक ना हो। इस लूट के महज कुछ ही घंटों बाद इसकी खबर हर न्यूज़ चैनल पर दिखाई जाने लगती है, मगर कोई भी ये नहीं जानता था कि इस लूट के पीछे किन लोगों का हाथ है। उधर कार्ल की बीवी को ये पता चल जाता है कि इस लूट के पीछे कार्ल का ही हाथ है, और ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और उसे इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि कार्ल ऐसा भी कुछ कर सकता है। हालांकि कार्ल अब एक मिलियनर बन चुका था, मगर चूंकि वो ये नहीं चाहता था कि वो किसी की नज़र में आए और किसी को उस पर कोई भी शक हो, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी वैसे ही गुजार रहा था जैसी वो पहले गुजारता था। कार्ल ने ये सारे पैसे अपने घर के PVC पाइप्स और पानी की टंकी में छुपा दिए थे, और वो इस केस के ठंडा होने का इंतज़ार करने लगता है ताकि सही वक्त आने पर वो इन पैसों को खर्च कर सके। वो रोज़ की तरह ट्रक ड्राइवर की जॉब पर जाता और उसकी बीवी सिनेमन एक मैगजीन ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट का काम करने लगती है, ताकि किसी को ज़रा भी भनक न लगे कि उनके पास इतने सारे पैसे हैं। इतना ज़्यादा चौकन्ना और इतनी एहतियात बरतने के बाद भी कार्ल इस बात से बेखबर था कि उसकी गैंग के एक मेंबर की बेवकूफ़ी की वजह से वो सभी पकड़े जाएंगे। जहाँ गैंग के सभी मेंबर्स कार्ल की बात को मान रहे थे, वहीं उसका साला जेफरी गलती पर गलती करता चला गया। जेफरी इन पैसों को खुले हाथों से खर्च कर रहा था, और वो ये सारे पैसे ड्रग्स, शराब और लड़कियों पर उड़ा रहा था, जिसे देख कार्ल को ये डर सताने लगा कि वो सभी जेफरी की वजह से पकड़े जाएंगे। हालांकि कार्ल ने जेफरी को समझाया भी कि वो इन पैसों को संभाल कर खर्च करे, और ये पैसे इतने ज़्यादा हैं कि वो इन्हें आराम से 2-3 साल तक खर्च कर सकता है, क्योंकि मामला अभी गर्म है और वो लोग पकड़े जा सकते हैं। कार्ल को पुलिस के हाथ लगने से ज़्यादा ये डर था कि क्रिमिनल गैंग्स कहीं उन्हें किडनैप करके लूट ना लें, और उसका यह अंदाज़ा बिल्कुल सही साबित हुआ। बहरहाल कार्ल के इतना समझाने के बावजूद भी जेफरी नहीं माना, और अब वो होटल के रूम्स में कार्ल से छुपकर ड्रग्स और शराब का नशा करने लगा। कार्ल को जैसे ही जेफरी की लोकेशन का पता चला, वो एक बैट लेकर सीधे मायामी होटल पहुंचता है ताकि वो उसे मारपीट कर समझा सके, मगर कार्ल जैसे ही उसके कमरे में घुसा, वो देखता है कि जेफरी पहले से ही नशे में धुत है, और उसके साथ 2 और लड़कियां थीं, और वो भी पूरी तरह नशे में धुत थीं। इस बार कार्ल उसे गुस्से में धमकी देते हुए कहता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसके सारे पैसों को आग लगा देगा, और तब जेफरी कार्ल से वादा करता है कि वो 2 साल के लिए मायामी छोड़कर चला जाएगा, मगर ये वो वादा था जो उसने कभी पूरा नहीं किया। आखिरकार कार्ल को जिस बात का डर था वही हुआ, और दिसंबर की एक शाम जब जेफरी एक क्लब से बाहर निकल रहा था, तब एक क्रिमिनल गैंग उसे किडनैप कर लेता है। ये किडनैपर जेफरी को छोड़ने के बदले कार्ल से $1 मिलियन की फिरौती मांगते हैं, और वो उन्हें ये फिरौती दे देता है, और जैसे ही जेफरी इन किडनैपर्स के चुंगल से छूटा, वो दोबारा अपने नशे की शुरुआत कर देता है। FBI को जो ऑफिसर इस चोरी की तहकीकात कर रहा था, उसका नाम था एलेक्स परेजो, और तहकीकात के दौरान उसे ये शक होने लगता है कि इस वेयरहाउस का सुपरवाइज़र यानी ओनेलियो भी इस चोरी में शामिल है, मगर चूंकि उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उधर मायामी एयरपोर्ट अथॉरिटी भी इस चोरी के बारे में बताने वाले को $1.5 लाख का इनाम देने का ऐलान करती है, और उनकी ये तरकीब काम कर गई। इस चोरी के बारे में खबर देने वाला कोई और नहीं बल्कि कार्ल का ही एक दोस्त था, क्योंकि एक बार उसने कार्ल के अंकल को उससे इस चोरी के बारे में बात करते हुए सुन लिया था, और वो FBI को 4 लोगों की सस्पेक्ट लिस्ट देता है, जिसमें कार्ल भी शामिल था। अब FBI इन चारों के फ़ोन्स को टैप करना शुरू करती है ताकि वो उनकी बीच की बातों को सुन पाए, मगर उनके हाथ ऐसा कुछ नहीं लग रहा था जिससे वो उन्हें पकड़ पाएँ। अब इस चोरी को हुए 3 महीने से ज़्यादा बीत चुके थे, और यहीं से शुरुआत होती है इस पूरी चोरी की डाउनफॉल की, जिसके बाद गैंग के सभी लोग एक एक करके पुलिस के हाथ लगते चले गए। जिन किडनैपर्स ने जेफरी को 2 महीने पहले किडनैप किया था, वो दोबारा फिर से जेफरी को किडनैप कर लेते हैं, और इस बार भी उसे छोड़ने के लिए कार्ल से $1 मिलियन की फिरौती मांगते हैं, जो वो उन्हें दे देता है। इस बार उन किडनैपर्स ने जेफरी को बहुत बुरी तरह पीटा, और यहाँ तक कि उसके नाखून भी उखाड़ लिए थे, मगर इतना सब होने के बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और अपने नशे और पार्टीज करता रहा। जेफरी को किडनैपर्स के चुंगल से छूटे अभी कुछ ही दिन हुए थे कि तभी 16 फरवरी सन 2006 को वो गोल्ड रश क्लब पहुंचता है। ये वही क्लब था जहां से वो पहले भी किडनैप हो चुका था, और यहाँ 2 औरतें उसे बहला फुसलाकर पार्किंग में खड़ी एक SUV तक ले जाती हैं। जेफरी जैसे ही SUV के अंदर बैठता है, 2 और आदमी आकर SUV के अंदर बैठ जाते हैं और बंदूक की बट उसके सर पर मारकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। अब जेफरी बेहोश हो चुका था, और इस बार जो हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था।
जेफरी के तीसरी बार किडनैप होने के लगभग 12 घंटों बाद एक बार फिर काल के पास फिरौती के लिए कॉल आता है, मगर इस बार जो शख्स किडनैपर्स का साथ दे रहा था वो कोई और नहीं बल्कि काल का ही एक दोस्त था जिसका नाम था रॉबर्ट सॉल्टी। ये किडनैपर इस बार काल से $5 लाख की फिरौती मांगते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि अगर उन्हें फिरौती की रकम नहीं मिली तो वो जेफरी को मार डालेंगे। काल भी जेफरी की हरकतों से बहुत परेशान हो चुका था और पहले भी $2 मिलियन फिरौती के तौर पर दे चुका था, इसलिए इस बार वो किडनैपर से कहता है कि वो उन्हें कोई पैसे नहीं देगा और वो चाहें तो जेफरी को मार सकते हैं। काल से पैसे ना मिलते देख इस बार किडनैपर्स काल की बीवी को कॉल करके उससे फिरौती की रकम मांगते हैं और ये भी कहते हैं कि रकम ना मिलने पर वो उसके भाई को मार डालेंगे। ये सुनते ही वो फ़ौरन काल को कॉल करती है और अपने भाई को बचाने की बात करती है और चूंकि काल अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था इसलिए वो जेफरी को किडनैपर से छुड़ाने के लिए राज़ी हो जाता है, मगर इस बार जेफरी के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। चूँकि FBI काल और उसकी गैंग के लोगों की कॉल्स को टैप कर रही थी, इसलिए एक रात जब वो अपनी बीवी को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा था तब FBI ऑफिसर सिविल ड्रेस में उसका पीछा करने लगते हैं। पहले तो कार को ये लगता है कि शायद जेफरी के किडनैपर्स उसका पीछा कर रहे हैं, मगर जल्दी FBI एजेंट्स उसे गिरफ्तार कर मायामी के हेडक्वार्टर्स ले जाते हैं पूछताछ करने के लिए। काल की हैरत का ठिकाना तब नहीं रहा जब उसे ये पता चला कि FBI जेफरी की किडनैपिंग के बारे में पहले से ही जानती थी और वो पहले ही जेफरी को इन किडनैपर्स के चुंगल से छुड़ा चुकी है। FBI ने जिन किडनैपर्स को गिरफ्तार किया था वो कुल 5 लोग थे, जिनमें से काल का दोस्त रॉबर्ट सॉल्टी, माइकल सॉनफील्ड और गुलर्मो डेल रेगाटो को 7 से 15 साल के बीच सज़ा सुनाई गई, जबकि बाकी 2 लोग मैनुअल पेलासियो और माइकल हर्नांडेस को 26 और 34 साल की सज़ा सुनाई गई। FBI के हाथ किडनैपर्स तो लग चुके थे, मगर अब उन्हें जल्द से जल्द इस एयरपोर्ट रॉबरी के चोरों को पकड़ना था और चूंकि वो कॉल टैपिंग पहले से ही कर रहे थे इसलिए एक रात वो वेयरहाउस के सुपरवाइज़र ओनेलियो को तब गिरफ्तार कर लेते हैं जब वो अपने घर जा रहा था। FBI ने ओनेलियो की गाड़ी से लगभग $1,35,000 बरामद किए और जब हेडक्वार्टर ले जाकर उससे सख्ती से पूछताछ की तब उसने FBI को वो सब कुछ बता दिया, जिसकी वजह से उनका ये चोरी का ऑपरेशन पूरी तरह एक्सपोज हो गया। ओनेलियो ने FBI को बताया कि वो भी इस चोरी में मिला हुआ था और इस पूरी चोरी का मास्टरमाइंड काल है, जिसके बाद FBI ने काल की गाड़ी की भी तलाशी ली और उन्हें वहाँ से $80,000 कैश मिला। बरामद हुए नोटों के सीरियल नंबर को जब एयरपोर्ट अथॉरिटी की लिस्ट से मिलाया गया तब ये सीरियल नंबर्स आपस में मैच हो गए। चूँकि काल और ओनेलियो पहले ही FBI की हिरासत में थे इसलिए उन्हें बाकी गैंग मेंबर्स को पकड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। बहरहाल गिरफ्तारी के बाद इन सभी का कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है, जिसमें कोर्ट उन्हें आर्म्ड रॉबरी का दोषी ठहराते हुए अलग अलग सज़ा सुनाता है। कोर्ट ने ओनेलियो को 16 साल की सज़ा सुनाई, मगर वो 14 साल की सज़ा काटकर बाहर आ गया। जेफरी को 17 साल की सज़ा सुनाई गई, मगर तबीयत खराब रहने की वजह से उसे 11 साल बाद जेल से रिहा कर दिया गया और रिहा होने के कुछ ही दिन बाद उसकी मौत हो गई। चूँकि काल की बीवी भी इस चोरी के बारे में जानती थी और ये उसने FBI से छुपाया था, इसलिए कोर्ट उसे भी 3 साल की सज़ा सुनाता है। काल के अंकल परेरा को 16 साल की सज़ा सुनाई गई, मगर वो जेल से भाग गया और दोबारा 4 साल बाद पुलिस के हाथ लगा, जिसके बाद उसकी सज़ा को 11 साल और बढ़ा दिया गया। कोर्ट ने इस चोरी के मास्टरमाइंड यानी काल को 17 साल की सज़ा सुनाई, मगर 10 साल बाद 1 अप्रैल सन 2016 को उसे पैरोल पर रिहा कर दिया गया, क्योंकि उसने लूटे हुए पैसों को बरामद कराने में FBI के साथ कोऑपरेट किया था। जेल से रिहा होने के बाद काल के पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचा, क्योंकि उसके जेल जाने की खबर सुनकर उसकी मां को हार्ट अटैक आया और वो चल बसी। काल के 2 भाई भी थे, जिसमें से एक की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी और दूसरा भाई एक एक्सीडेंट में अपने दोनों पैर गंवा बैठा। जेल से रिहा होने के बाद काल की बीवी ने भी उसे तलाक दे दिया और काल एक बाप बनने का सपना कभी पूरा नहीं कर पाया। अपनी सज़ा पूरी करने के बाद वो दोबारा ट्रक ड्राइवर की नौकरी करने लगा और मायामी में अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी बेटी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। यह थी कहानी एक ट्रक ड्राइवर की जिसने एक परफेक्ट रॉबरी को अंजाम तो दिया, मगर अपने साले की बेवकूफ़ियों और दोस्तों की धोखाधड़ी की वजह से वो पुलिस के हाथ लग गया और उसे अपने पैसे, अपनी फैमिली और अपना घर सब कुछ खोना पड़ा और वो खाली हाथ रह गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।